नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो चमोली से पहली खबर, जहां रैणी गांव में एक और शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह शव बरामद हुआ है। गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जीएम बताया जा रहा है। यह शव जो बरामद हुआ है, इसकी पहचान गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जीएम के रूप में इसकी शिनाख्त की गई है। तो मलबे में दबा हुआ इस शव बरामद किया गया है। बता दें, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी रेस्क्यू के चलते एक और शव बरामद किया गया। रैणी गांव में एक और शव बरामद किया गया। लगातार जो ऑपरेशन जारी है, इसमें गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जीएम बताया जा रहा है। ये जो शव बरामद हुआ है, इसकी शिनाख्त गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके जीएम बताया जा रहे हैं। तो चमोली आपदा के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो अगर हम टनल की बात करें, तपोवन टनल में भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। लगातार रैणी गांव में रेस्क्यू चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है और उस मलबे को हटाते वक्त एक और शव बरामद किया गया। तो प्रोजेक्ट के जीएम बताया जा रहा है शव जो आपदा आई उसके बाद से भारी मुसीबतें तो रैणी गांव पर आई ही। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो लोग लापता हुए, उन्हें ढूंढने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। बता दें, थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू रोका गया था। ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। टनल में ड्रिलिंग का काम फिलहाल पूरा हो गया है। बता दें, इससे पहले भी एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। जब ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ने की बात कही गई थी, तब थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था और आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया, लेकिन रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया गया है। तो टनल में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। बता दें, टनल से मलबा निकाला जा रहा है। ड्रिलिंग का जो काम शुरू किया गया था वो पूरा हो चुका है। आज लगातार दूसरे दिन एक बार फिर ये देखिए जो सायरन बज रहा है, दरअसल ये सायरन इस बात की इंडिकेशन है, हाई अलर्ट एक बार फिर जारी किया गया है। धौल गंगा में जल स्तर बढ़ने के मैसेज मिले हैं, क्योंकि ऋषि गंगा में कल भी जल स्तर बढ़ा था, जिसके बाद पूरे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था। एक बार फिर ये जो सायरन बज रहा है, ये सारी जितनी भी एनडीआरएफ की यूनिट है जो इस समय सर्च ऑपरेशन में लगी थी, उनको वापस बुलाया जा रहा है और ये पूरी यूनिट यहाँ वापस बुलाई जा रही है और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये दूसरा मौका है जब कल भी एक बार लगभग 1 घंटे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था और एक बार फिर धौल गंगा और ऋषि गंगा में जल स्तर बढ़ने के, ये देखिए तेजी के साथ, ये जो अगर आप ये विजुअल्स देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है और ये सारी यूनिट्स वापस यहाँ पर आ रही हैं। एक बार फिर यूनिट्स को वापस बुलाया गया है, क्योंकि सायरन, ये 5 बार जो सायरन बज रहा है, इसका निशानी है कि आप रेस्क्यू रोकिए और तुरंत वापस आइए, क्योंकि जल स्तर में इजाफा हो रहा है। तो जल स्तर में एक बार फिर से इजाफा हुआ और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। तपोवन टनल में लगातार इस बात को लेकर वो रोका जा रहा है जल स्तर, क्योंकि जो नदी का जल स्तर वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वजह से एनडीआरएफ ने अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया है और लगातार ये सायरन बज रहे हैं और ये सायरन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब नदी में बढ़ते जल स्तर की वजह से खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। तो अब देखिए एसडीआरएफ की टीम भी सामने आ गई। एनडीआरएफ की टीम को वापस बुलाया जा रहा है और जो गाड़ियां हैं, जो इस पूरे रेस्क्यू में लगी हुई जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को भी वापस ऊपर बुला लिया जा रहा है। अभी तक सर ये क्या रोक दिया गया है क्या? क्या हुआ है? पानी बढ़ गया है क्या? पानी बढ़ गया, बिल्कुल। तो पानी बढ़ने की वजह से आप देखिए, मैं आपको जरा धौल गंगा की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए धौल गंगा में जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा है। वो सामने तस्वीर देखिए कि अभी एक बैग तेजी के साथ ये जो है जल स्तर बढ़ा और इसको लेकर के ऋषिवन में जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास जो मलबे में जो है खोजने का काम, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, बीआरओ जो काम कर रहा था पुल बनाने का, और ये तपोवन टनल में, दोनों जगह ये पूरा काम रोक दिया गया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बार फिर स्थिति खराब नजर आ रही है, पैनिकफुल सिचुएशन हो गई है उसके कारण, क्योंकि
यहाँ पर काम को फिलहाल रोक दिया गया है। चमोली में आई त्रासदी के बाद जिंदगी की खोज अभी भी जारी है। ड्रिल ऑपरेशन के तहत काम चल रहा है, तो वहीं कैमरों के जरिए लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तपोवन टनल से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 6वां दिन है और एनडीआरएफ की टीम लगातार टनल के अंदर दाखिल होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टनल के अंदर दाखिल हुए 180 मीटर तक, उसके नीचे वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। और वर्टिकल ड्रिल करके, क्योंकि जिस टनल में लोगों के फंसे होने की संभावना वो दरअसल नीचे है और वो 100-200 मीटर नहीं हो सकता। आप देखिए जरा, ये एनडीआरएफ की टीम ये जो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये लेके जा रही है। दरअसल ये सारे मैकेनिकल राज और अब ड्रिल के जरिए ड्रिल का काम लगभग पूरा हो चुका है। और उसके बाद ये कैमरे इस ड्रिल करके नीचे कैमरे डाले जाएंगे और उस कैमरे उस टनल में, जिस टनल में लोगों के फंसे होने की संभावना है, तो उस टनल में इन कैमरों को डाल करके उसके बाद वहाँ से एक्चुअल पोजीशन देखी जाएगी कि आखिर इस वक्त क्या पोजीशन है। और वहाँ पर जब उस मेन टनल जहाँ पर लोगों के फंसे होने की संभावना है, वो जिस टनल पर अभी दाखिल हुए हैं उससे काफ़ी नीचे बताई जाती है। और ऐसे में जब उस टनल में कैमरे के जरिए उसकी एक्चुअल लोकेशन ली जाएगी कि एक्चुअल उसकी लोकेशन क्या है और कहाँ पर लोग फंसे हो सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के लिए नए सिरे से एनडीआरएफ स्ट्रेटजी तैयार करेगी। तो अभी एक ये बेहद ही टिपिकल टास्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उस टनल में पहुँचें, ये एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो अभी लोकेशन ही ली जा रही है कि आखिर किस लोकेशन तक यहाँ पर जो है अभी गहराई हो सकती है और किस लोकेशन तक जो है लोग फंसे हो सकते हैं। क्योंकि जिस टनल में फंसे वो बेहद गहरी है और वो नीचे बेसमेंट में जो बताया जा रहा है कि लगभग 100-200 मीटर नीचे भी ये टनल हो सकती है। और ऐसे में उसी को ड्रिल करके कैमरे के जरिए अब देखने की तैयारी है। और उसी की अब पूरी तरह से एनडीआरएफ ने तैयारी कर ली, चूँकि जो ड्रिल करनी थी वो ड्रिल का काम पूरा हो चुका है। और अब कैमराज के जरिए एक्चुअल लोकेशन लेने की तैयारी की जा रही है। चमोली में आई त्रासदी की चपेट में जो भी आया सब बह गया, जिसको लेकर रैणी गांव में बना पुल भी टूट गया। मड़ा गांव को जोड़ने वाला इकलौता पुल भी भेंट चढ़ गया। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। आसमान से आई आफत के बाद हर तरफ तबाही का सैलाब है, लेकिन इस तबाही से उबारने के लिए बीआरओ देवदूत बनकर सामने आया है। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन में बीआरओ की बड़ी भूमिका है, बल्कि इस पूरी तबाही में बर्बाद हुए न जाने कितने पुल, यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा छोटे पुल और इसके साथ जो बड़ा पुल था, ये जो पूरा जोड़ने के लिए यहाँ से जो चाइना बॉर्डर जाने के लिए ये एकमात्र ऐसा पुल है जो चाइना को जोड़ता था। यहाँ से मड़ा गांव जाने के लिए आपको सिर्फ यही एक पुल है। इस समय बीआरओ के एसएम सूबेदार मेजर सतबीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सतबीर जी, कितना टिपिकल टास्क है और किस तरीके से आप लोग ये स्थितियों को जो है पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं बीआरओ से सूबेदार मेजर सतबीर हूँ और हमारी जिम्मेवारी जो हमें दी गई है, खास करके हमारा जो आज जो मेन फोकस है, हालांकि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पे आज एक डेड बॉडी भी मिला है, ये तो चल ही रहा है, लेकिन आगे की कवायद जो हमारे जो आगे के जो गांव हैं इनको कितना जल्दी कनेक्ट किया जाए ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। तो हम काफ़ी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट भी है और हमारे पास मैन पावर भी है, विल पावर भी है, उन सब का हम इस्तेमाल करके दिन और रात लगातार नॉन स्टॉप हम यहाँ पे लगे हो। देखो हमारी लेबर किस तरीके से बिना थके हुए, बिना रुके हो, चाहे मौसम ख़राब हो चाहे तूफान हो, हर मौसम में भी ये काम कर रहे हैं। अभी एक बड़ा खतरा, बार बार अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। कल भी एक बार जो है ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ा, काम रोका गया। आज भी एक बार अलार्म आया कि जल स्तर बढ़ रहा है। तो एक बड़ा खतरा होता है। इस वक्त जो है बिल्कुल नदी के किनारे आप लोग काम कर रहे हैं, कभी भी एक जल स्तर अचानक अगर सैलाब आता तो फिर से कोई घटना हो सकती है, उसको किस तरह ध्यान में रखें? सर बिल्कुल है, आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे अगर एक बार ऐसा हो गया है तो मुमकिन है ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमारे पास काफ़ी और भी जरिए हैं। हमने अपना एक संतरी आगे अलार्म पोस्ट के लिए बैठा रखा है, बाकी और भी आगे से हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। जैसे कल का आप जो बात कर रहे हैं, तो कल मेरे पास अलार्म पोस्ट से मेरे पास ही वायरलेस पे कॉल आया था कि सर वहाँ पे काफ़ी गांव वाले हल्ला कर रहे हैं और उधर से पानी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैंने तुरंत अपने अधिकारी को इन्फॉर्म किया, सर ऐसे आया है। तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लेबर को आप पीछे की तरफ लेके जाओ। सामरिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है यहाँ से जो है रसद सामग्री पहुँचे, यहाँ से जो फोर्सेस हैं वो तुरंत डिप्लॉय हो। इसके लिहाज से भी ये पुल बेहद जरूरी है, इसलिए जल्द से जल्द इसका होना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि देश के उसमें भागीदार आप लोग भी हैं, तो कितनी मुस्तैदी से इसको तैयार कर रहे हैं? सर बिल्कुल, देख लो आप, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट देख लो, यहाँ पे ये लाइट भी लगा हुआ है,
हमें रात को ऐसा लग भी नहीं रहा है कि, और हमारे आप एम्प्लॉयर का जुनून देखिए सर, ये खुद ही इतने मुस्तैद, इनको पता है कि इस काम की कितनी इम्पोर्टेंस है, इनको कोई थकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लगातार ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और इनकी काम की स्पीड देखते हुए, इनकी विल पावर देखते हुए और हमारे इक्विपमेंट को देखते हुए आप हमारे पर विश्वास करिए, हम बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्द यहाँ पे वैली ब्रिज लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये थे बीआरओ के एसएम जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पुल की क्या कीमत है। दरअसल सामरिक लिहाज से अगर बात किया जाए तो चाइना का कभी यकीन नहीं किया जा सकता, और चाइना बॉर्डर के बेहद नजदीक ऋषिगंगा को जोड़ने वाला ये पुल सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि महज 2-3 दिन के अंदर ही इस वैली ब्रिज का निर्माण करने का संकल्प बीआरओ ने उठाया है और उसे पूरा करने के लिए जोर शोर से काम भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, रेडी गांव, उत्तराखंड। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड के जोशीमठ में कड़ाके की सर्दी और आपदा के बीच रेस्क्यू जारी है, तो वहीं कुदरत का एक करिश्मा देखने को मिला। बता दें, जोशीमठ की पहाड़ों से गर्म पानी निकल रहा है। खौलता हुआ पानी देखकर आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है ये। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पहाड़ों से गर्म पानी निकल रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कड़कती हुई ठंड पड़ रही है, वहीं कुदरत के कहर के बीच ये करिश्मा देखने को मिल रहा है। गर्म पानी पहाड़ों के बीच से ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर, जहां नीति घाटी झील पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले। बता दें, उन्होंने कहा कि परेशानी का सबब बनती जा रही है ये झील को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। झील को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधान रहें। 400 मीटर लंबी है ये झील, लेकिन गहराई का अनुमान नहीं है। वैज्ञानिक इस झील की जानकारी हासिल करने में जुट गए हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये तमाम बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानी का सबब जरूर बन रही है ये झील, लेकिन परेशान ना हो। झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है, और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये खबर देहरादून से ही, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला सामने आया। बता दें, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोश्यारी का अपमान किया है। कोश्यारी हमसे मांग करेंगे तो हम उनके लिए स्टेट प्लान है मुहैया कराएंगे। तो ये बयान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोश्यारी को प्लेन नहीं दिया था। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। इससे मर्यादाओं को भी चोट पहुंचती है, और राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक तरह से मुखिया है राज्य का, संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो इन चीज़ों का सम्मान रखना चाहिए। लोकतंत्र में मर्यादाएं और परंपराएं, समझता हूँ। देहरादून से ही खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। बता दें, वन अग्नि प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्यशाला की बैठक ली उन्होंने, जहां वनों को आग से बचाने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई। वन अग्नि की भेंट चढ़ने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली राशि को लेकर बढ़ाने की घोषणा भी की गई। साथ ही सीएम ने मुआवजा राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। पुलिस लाइन की तरह वन कर्मचारियों के लिए भी फॉरेस्ट लाइन बनाई जाएगी। अनेक महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए,
पहले जो हमारे 2 कर्मचारी परसों यानी 10 तारीख को वनाग्नि को रोकते हुए बुझाते हुए शहीद हुए, उनको पहले तो श्रद्धांजलि है। उन्होंने वनों को बचाने के लिए अपना जीवन का उत्सर्ग किया है। और हमने आज ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो इस तरह से हमारे वनकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको अभी तक 2.5 लाख रुपया मिलता था। तो हमने एक निर्णय लिया कि उनको हम 15 लाख रुपया उनके आश्रितों को हम अब देंगे। एक तो निर्णय लिया है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए एक एडिशनल PCCF रैंक के अधिकारी को उसके लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे राज्य में इसको देखेंगे। तीसरा, देश का ये पहला एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने कहा है कि जो स्मार्ट होगा उसकी एक स्थापना करें। तो ये देश का एक तरह से पहला इस तरह का एक सेंटर होगा जो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट सिस्टम से हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पर अग्नि हो गई है, अग्नि वनों में जला दी गई है या जल गई है, तो उसको ताकि उस पर तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। अग्नि से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने उनका फूलों का गुलदस्ता और किताब देकर स्वागत किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अकादमी में 122 इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद कोश्यारी मसूरी के सवाई होटल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर को भारी सुरक्षा के बीच देहरादून के लिए रवाना हुए। वहीं भगत सिंह कोश्यारी ने चमोली में आई त्रासदी पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सवाई होटल के इतिहास को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी देखा और उसकी काफी ज्यादा सराहना की। ये मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवताओं का हमेशा ही जैसे दैत्यों से संघर्ष हुआ है, ऐसे ही देवभूमि में इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, उसके बाद भी दैवीय आपदाएँ आती रहती हैं। और हम लोग बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ उसका सामना करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद स्वाभाविक हर एक का हृदय पसीजता है, कष्ट होता है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार, मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और अनेक NGOs भी काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। देहरादून से ही खबर, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत प्रीतम सिंह ने सीएम से इस दौरान मुलाकात की। चमोली में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्लेशियर का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए, हरीश रावत का यह बयान सामने आया। बता दें, राज्य सरकार को केंद्र से मांग कर इस विषय में समाधान निकालना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ये तमाम बयान सामने आए। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले। इससे पहले हम रैणी तपोवन जो त्रासदी पीड़ित क्षेत्र है वहां भी गए थे। तो उसके आधार पर कुछ कमियां जो हमको दिखाई दी, कोऑर्डिनेशन इत्यादि को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वो भी हमने चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में डाली, बल्कि कुछ हम पहले चीफ सेक्रेटरी को भी बता चुके थे। और आज हमने एक 6 सूत्री ज्ञापन, जिसमें कई जो है दीर्घकालिक हित के राज्य के सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं। ठीक है, ये ज्ञापन के माध्यम से हमने दिए हैं। इनमें हमने आग्रह किया है कि आप जितनी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो रैणी तपोवन का हमारा अनुभव है, जो देखा हमने, उसके आलोक में उनका आप सुरक्षा ऑडिट करवाइए।
और दूसरा ग्लेशियर, आज हमसे कहा जा रहा है कि हैंगिंग ग्लेशियर, एक दिन में ग्लेशियर न बना होगा न बने, ग्लेशियर का व्यवहार टूटा होगा। यदि हमको समय पर सूचनाएं मिल जाए तो वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने कहा कि आप ग्लेशियरों का भी एक पूरा सर्वेक्षण अध्ययन करवाइए, जो विशेष तौर पर परियोजना क्षेत्रों में है और जो जिसके आबादी के क्षेत्रों के ऊपर है उनका करवाइए। दूसरा, जो ग्लेशियरों आदि के व्यवहार में अंतर आ रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।